हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। जैसे कि आपने देखा था मेरी पिछली वीडियो में, मेरी जो पहली वीडियो थी स्वर से रिलेटेड थी। ठीक। और आज जो वीडियो होगी इसमें जो होगा व्यंजन होगा। व्यंजन के बारे में पढ़ाऊंगा आज मैं। और व्यंजन के बारे में मैं बताऊंगा कि विभिन्न विभिन्न एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा कि मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ व्यंजन का फर्स्ट पार्ट। ठीक। तो बच्चों, जो कोई नया हमारे चैनल पर आया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और ये वीडियो सभी अपने साथियों को दोस्तों को भेजें जिससे कि इस वीडियो का सब लाभ ले सके। ठीक। तो बच्चों शुरुआत करते हैं एक वाक्य से कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। के यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जज्बा सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जज्बा सा जगाना पड़ता है। एक जज्बा सा जगाना पड़ता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना। मैंने पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना। वो बोली कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ देखते हैं कि मैंने बताया ना कि तिनका तिनका उठाओगे जब ही काम चलेगा। क्योंकि कंपटीशन में जो होते हैं सभी सभी जो सब्जेक्ट होते हैं मैन होते हैं। ठीक। जैसे हिंदी जो है, हिंदी को बच्चे क्या करते हैं, आसान समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में। जैसे हिंदी की, यूपी पुलिस की बात करें, हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक। और बच्चे उसको आसान समझ लेते हैं। आज मैं आपको वर्णमाला का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। दूसरे पार्ट में क्या होगा, उसमें मैं आपको व्यंजन बताऊंगा। ठीक। व्यंजन के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं पिछली क्लास में स्वर के बारे में बताया था और स्वर का कॉन्सेप्ट बताया, और स्वर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में या आए हैं वे मैंने करवाए हैं। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भेजें जिससे कि वो उसका लाभ उठा सके, और इसका भी लिंक अपने दोस्तों को भेजें। ठीक है। तो आज देखते हैं हम कॉन्सेप्ट व्यंजन के बारे में। ठीक। व्यंजन मैं बताना चाहूँ आपको, तो बच्चों व्यंजन के बारे में देखते हैं व्यंजन क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में स्वर की सहायता लगती ही लगती है। ठीक। वे वर्ण जिनको बोलने में स्वर की सहायता लेनी ही लेनी पड़ती है। तो बोल सकते हैं हम इसको कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाए, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। इसमें जो आपके लेके कैसे यानी तक आते हैं। ठीक। और इनके बारे में बताऊंगा मैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बढ़ते हैं बच्चे आगे, देखते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा शुरू में कि एक व्यंजन को पढ़ने का एक तरीका होता है।
जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, कै, है, कै, घै, अण, जै, छै, जै, झै, इया। ठीक। तै, थै, तै, धै, अण, तै, थै, तै, धै, नै, पै, 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 भै, मै। ठीक बच्चों, मैंने ये व्यंजन लिखे। बच्चे इसमें देख रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर डे और ढे लिखा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने नीचे बिंदी क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कुछ बच्चे जानते नहीं है ना इसके बारे में कि यहाँ पर बिंदी क्यों नहीं लगाई। यदि मैं इसके नीचे बिंदी लगा दूंगा तो इसके दो गुण हो जाएंगे, ये दो जगह प्रयोग होगा। कैसे? यदि हम इसके नीचे जब बिंदी लगा देंगे ना तो अडय बोला जाएगा, अडय। और यदि मैंने इसके नीचे बिंदी लगा दी तो इसको अडय कहेंगे। इसलिए इसके दो गुण होते हैं, इसलिए इसका नाम होता है द्विगुण, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। देखते हैं अब इनके बारे में क्या क्या होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि ये जो जो मैंने लिख दिए हैं व्यंजन, इनको हम पहले, मतलब इनकी लाइन के पहले अक्षर को हम वर्ग बना देते हैं। मान लेते हैं कि ये कै वर्ग है, इसको हम क्या कर देंगे, इसे कह देंगे हम कै वर्ग। तो बच्चों ये पहले वाला जो वर्ग होगा, मतलब कि पहली वाली जो लाइन तैयार की मैंने, पहली वाली लाइन का एक अक्षर ठा लिया, उसका नाम दे दिया कै वर्ग। ऐसी दूसरी लाइन का हम नाम ठा लेंगे और उसका नाम दे देंगे कै वर्ग। ऐसी हमने तीसरी लाइन का ठाया, इसको कहेंगे हम कै वर्ग। ठीक। ऐसी चौथी लाइन होगी, इसका ठा लेंगे हम, इसको कहेंगे तै वर्ग। और पांचवी लाइन ठाएंगे, इसको कहेंगे हम, इसका पहला अक्षर ठाया तो इसे कहेंगे पै वर्ग। ठीक बच्चों, तो मैंने आपके सामने कुछ व्यंजन लिखे और इनके बारे में बताया, इसकी हर एक लाइन का पहला अक्षर ठा लिया और उसको नाम दे दिया वर्ग। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। अब कहोगे कि मैंने लिख तो दिया, ये यूज कहां पर होगा? यहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कै वर्ग का है या कै वर्ग का नहीं है। ठीक है, तो इनके कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। इसको मैं कह सकता हूं कंठ, क्योंकि ये जो व्यंजन होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट होगा व्यंजन की क्लास का, उसमें मैं इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन लेके आने वाला हूं और उसके बारे में बताऊंगा कि इससे रिलेटेड और भी क्या क्या चीज हो सकती हैं। ठीक। और इसमें भी मैं बहुत सारी ट्रिक्स लेके आया हूं, जिससे कि बच्चे अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं गलत ना करें और ट्रिक्स देखकर आसानी से लगा दें। तो दूसरे को कहेंगे हम तालु।
तीसरे के कहेंगे हम मूर्धा, चौथे को कहेंगे हम दंत, पांचवे को कहेंगे ओष्ठ। बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो हमको आते हैं, ये तो बहुत आसान चीजें हैं। ये आसान चीजें हैं, लेकिन सभी के लिए आसान चीजें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी को नहीं पता होती हैं। ठीक, तो बच्चों इनको ताल लेंगे आप। मैंने बताया ये व्यंजन है, ठीक। और ये जो व्यंजन है इनका नाम दर दिया मैंने, कै वर्ग, चै वर्ग, टैर वर्ग, हर और तै वर्ग, पै वर्ग। मतलब कि हर एक लाइन का एक एक अक्षर उठा लिया मैंने, ठीक। और उसको नाम दे दिया कै वर्ग, चै वर्ग। और ऐसी उनका नाम दिया, मैंने सामने लिखा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, यहां से सीधे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा कंठ वर्ण। ठीक, और इन सभी को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी को कहा गया है स्पर्श व्यंजन। ठीक बच्चों, स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है, इनका कारण क्या है स्पर्श व्यंजन? क्योंकि इनको बोलते वक्त जो प्राण वायु है, मतलब कि हवा जो है या जीभ है, हमारे मुंह के किसी ना किसी भाग से टच कर कर निकलती है। तय है, जैसे बोल के देखो कोई भी शब्द, कोई भी व्यंजन बोल लो, मतलब कि वर्ण बोल लो, कै, खे, गे, घे, मतलब कहीं ना कहीं टच कर कर निकलेगी। ठीक, इसके बाद जो व्यंजन आते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, ये, रे, ले, वे। ठीक, इनको अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक बच्चों, अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है इनको। और जो इससे अगले जो होते हैं, जैसे जय, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक, जस्ट इनके बाद मैंने जैसे बताया था, इनके नीचे बिंदु लगा देते हैं, इनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे द्विगुण। या उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक बच्चों, जस्ट इसके बाद जो आएंगे उनको क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जैसे आप पढ़ते थे, छह छत्रिया, छह त्रिशूल, छह ज्ञानी, और श्रमिक। ठीक, ये इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन।
ठीक बच्चों, इनको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। मैंने एक चार्ट बना दिया आपके सामने व्यंजन का, कि सबसे पहले मैंने बता दिया कि एक कै वर्ग होगा, एक चै वर्ग होगा, एक टै वर्ग होगा, एक तै वर्ग होगा, एक पै वर्ग होगा। ठीक, इन सभी वर्गों को स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। और आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए। तो इनकी संख्या यदि मैं देखना चाहूं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 × 5 = 25। तो इनकी संख्या होगी 25। ठीक, ऐसी आपके सामने लिखा है य र ल व, इनको अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इनकी संख्या होती है 4। ठीक, ऐसे ही श है, इनको उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये मतलब इनको बोलते समय जीभ कहीं बहुत ही रगड़ रगड़ कर निकलती है। आवाज जो साउंड जो है बहुत ही रगड़ रगड़ कर निकलता है, जैसा बोले है शे। और अगला जो वो लिखा है द्विगुण या उत्क्षिप्त, अडय और अढय। जैसे आप बोलते ना पढ़ाई, कढ़ाई, यहां पर इनका यूज होता है। अगला जो है आपका है संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन जय छह क्षत्रिय तय त्रिशूल ज्ञ ज्ञानी स श्रमिक। अब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वे क्वेश्चन हम कराएंगे, और आए हुए क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक। ठीक बच्चों, देखते हैं हम अगले की तरफ, कि मैंने आपको व्यंजन का एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाया, देख लो एक बार। एक चार्ट बना के दिखाया कि ये चार्ट है, इसमें बता दिया कि कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्म होते हैं, द्विगुण होते हैं, उत्क्षिप्त होते हैं, संयुक्त होते हैं। और जस्ट मैं आगे बताऊंगा अब आपको। अब इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। कैसे मैं आपके सामने रखता हूं अंतस्थ व्यंजन को, य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, अब इनमें भी अलग अलग के अलग अलग नाम हैं। जैसे मैं कहूं य र ल व, इनमें से मैं बात करूं इन दो की, इनको अर्ध स्वर कहा गया है। य और व को अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, इसको देख ले, ध्यान से देखो जरा, कि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है और इनको अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया है। यहां से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला जो होगा रे, इसको कहा गया है परकंपी या लुंठित। ठीक, परकंपी या लुंठित। और लय को आपका कहा गया है पार्श्विक। और यह क्वेश्चन जिन कितनी बार पेपर में पूछ चुका है, पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, सभी एग्जामों में, लेके बीएड भी, टी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हर जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, और जो इसमें बचता है एक और है जो मैंने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में और देखेंगे।
छह क्षत्रिय, तय त्रिशूल, तय ज्ञानी और श्रमिक। इससे क्वेश्चन लगते हैं आपके कि इनका जो संयोग है, मतलब कि ये जो वर्ण है, व्यंजन जो है, ये किसके संयोग से बने हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा इनके बारे में, मतलब ये है क्या। यदि मैं इसकी बात करूं, कै प्लस षटकोण, ठीक, कै प्लस षटकोण, क्लियर, प्लस, अब मैं बात करूं इसका जो क्रम होता है, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इसका जो क्रम होता है, कि इसका क्रम पूछा जाता है कि इसका क्रम किसके बाद आता है। ठीक बच्चों, पहले इसे देख लो। तो बच्चों देख लिए ये? देखते हैं हम इनके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था। आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो छह क्षत्रिय का क्रम जो है वह किसके बाद आता है। तो इसमें प्रत्येक, मतलब सबको ऐसे तोड़ेंगे हम, तो सब में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छह क्षत्रिय का क्रम या तय त्रिशूल का क्रम या ज्ञानी का क्रम किस किस के वर्ण बाद आता है। तो इनका जो प्रथम वर्ण होगा, इनका जो प्रथम वर्ण होगा उसके बाद ही आता है। मतलब कि हर एक व्यंजन को जब हम तोड़ेंगे, उसका विभाजन करेंगे और उसका जो प्रथम वर्ण होगा उसके बाद ही उस व्यंजन का क्रम आएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बार आते हैं यहां से क्वेश्चन, मैं जो आपको लगवाऊंगा आगे। ठीक, जैसे मैं इसका बात करूं कि इसका क्रम कैसे आता है, तय जमा रे हलंत, तो ऐसी इसमें होगा। पूछा जाएगा आपसे कि इसका क्रम किसके बाद आएगा, तय त्रिशूल में तय के बाद आएगा। बात करें ज्ञानी की, कि ज्ञानी में किसका क्रम किसके बाद आएगा या इसका जोड़ या योग कैसे बनेगा, इसको कहेंगे जय जमा इया। ठीक, जय और इया के मेल से ज्ञानी बनेगा, और त्रय त्रिशूल जो बनेगा तय और रै के मेल से बनेगा, और छह क्षत्रिय जो बना था, मैंने बताया था, दिख भी रहा है आपको कि कै और सैसठ कौन से बन रहा है। बात करते हैं श्रमिक की, श्रमिक का मेल जो होगा आपका जय जमा रै के मेल से बनेगा। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके कि यहाँ भी शय श्रमिक का कर्म किसके वर्ण किसके बाद आता है, तो शय के बाद आता है। ज्ञानी का कर्म किसके बाद आता है, तो जय के बाद आता है। त्रय त्रिशूल का क्रम किसके बाद आता है, तो तय के बाद आता है। श्रमिक का क्रम किसके बाद आता है आपका, तय के बाद, और छह क्षत्रिय का क्रम कै के बाद। ठीक, और एक यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंठ तालु धमनी बताइए, कंठ ओष्ठ धमनी बताइए।
और दंत ओष्ठ ध्वनि बताइए। एक ध्वनि होती है आपकी कंठ तालु, एक कंठ ओष्ठ, एक होती है दंतोष्ठ। तो बच्चों इसको याद करने का तरीका पूरे YouTube चैनल पर इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इनको याद कर सकते हो और यहां से क्वेश्चन लगता है। बहुत छोटी सी ट्रिक है कि यदि हम कंठ तालु की बात करें तो आप क्या करते हो, रटते हो। ठीक, जैसे जैसे आप अपने दोस्त को किसी को बुलाते हो, कहते हो ए इधर आ, ए इधर आ। यदि वो नहीं सुनता तो क्या कहते हो, ओ इधर आ, ओ इधर आ। और जब बिल्कुल नहीं सुनता तो कहते क्या हो, अबे इधर आ, अबे इधर आ। तो इस तरीके से हम इन तीनों वर्ड को याद कर सकते हैं, कंठतालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। तो जैसा आपके सामने लिखा है कंठतालु तो दोनों ए, ठीक। कंठ ओष्ठ की बात करें तो ओ, और दंतोष्ठ की बात करें तो वै, और इसमें फै और जोड़ देंगे तो हुआ ना आसान कि ए इधर आ, ओ इधर आ, अबे इधर आ। जब नहीं सुनता तो ये बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, सबसे आसान तरीका है पूरे YouTube चैनल पर। ऐसा तरीका नहीं मिलने का आपको याद करने का पूरे YouTube चैनल पर, अगर जो मिल जाए तो। ठीक है, यहां से जो क्वेश्चन लगते हैं ना तो बच्चे छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि इनको रटते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं इसके बारे में कि इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है कि हम किसी दोस्त को बुलाते हैं तो कहते हैं कि ए इधर आ, ना सुनता तो ओ इधर आ, और बिल्कुल नहीं सुनता तो अबे इधर आ। तो यहां से कंठ तालव्य याद हो जाएगा, ए इधर आ, ओ इधर आ, अबे इधर आ, अबे से वे। ठीक है, तो यहां से ए ध्वनि तैयार होगी। ठीक, तो ये हमारा आज छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिससे रिलेटेड मैं अभी क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको। ठीक, और इसका जो दूसरा पार्ट है व्यंजन का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आने वाला हूं। उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं जो बहुत ही लाभकारी होगी आपके लिए। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, देखो इसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन सामने रख दिया है और आपको बताया भी है, कॉन्सेप्ट भी बताया है कि कैसे कैसे क्या होता है। आपके सामने क्वेश्चन रखा है कि निम्न में से कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान, बच्चों इसका जवाब दो। कै, याद करो कै। मैंने बताया था प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर ठालो और उसके सामने लिखा था कंठ। तो कै वर्ग का उच्चारण जो होता है उसे कहते हैं कंठ। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। बच्चों इसका जवाब दो। मैंने इसके बारे में बताया था कि घ का उच्चारण स्थान क्या होगा। कै के बाद घ आता है, कै ख ग घ, कै की लाइन का ही है। तो जब कै का उच्चारण कंठ से हो रहा है तो घ का उच्चारण भी कंठ से होगा बच्चों, क्योंकि कै ख ग घ छोटी क्लासों में याद करते थे, कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अन खल्ली।
ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कंठ। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अमानक वर्ण है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको सामने पढ़ाया कि व्यंजन बता दिए, स्पर्श व्यंजन बता दिए, अंतस्थ व्यंजन बता दिए हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन बता दिए हैं, संयुक्त व्यंजन बता दिए हैं। अब उनको एक बार देखो, क्या उनमें से कुछ दिखाई दे रहा है? उनसे अलग है क्या कुछ? अब देखो जरा, मैंने घ भी पढ़ लिया, अभी पीछे पढ़ गए हम। ठीक, ख भी कै का रूल है, मतलब कै के बाद आता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। भय की बात करें तो पै पतंग, फै फल, बै बत्तख, भै बालू, मैं मच्छी, हम पढ़ते थे नहीं छोटी क्लासों में ऐसे ही, तो भय भी पढ़ा है हमने। क्या ऐसा कोई पढ़ा है, देखा है क्या ऐसा कुछ? नहीं, तो यह अमानक होगा। जब हमने पढ़ा ही नहीं तो मानक कैसे हो जाएगा? ठीक, तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आया है कि कौन सा तालव्य व्यंजन है, मतलब कि तालु। ठीक, तो उसमें जो लिखा था कि पहला जो वर्ग था क्या वर्ग था? बच्चों देखो इसका जवाब दो। मैंने बताया था इसके बारे में, तालु के बारे में, कंठ था, तालु था, और इसके बारे में और भी डिटेल से और बढ़िया तरीके से इसकी जो दूसरी क्लास आएगी ना उसमें भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो व्यंजन का दूसरा पार्ट होगा, उसमें भी इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तालु, कंठ के बाद तालुव्य आता है, तो कै के बाद में च वर्ग आता था, और च वर्ग कहां पर है? ये रहा आपका च वर्ग। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कै छ जय झ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो बच्चों कमेंट करें, इसका जवाब करें कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। अब इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा हमने कि किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। मैं जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ना उसके ही क्वेश्चन में सीरीज में लेकर आया, जिससे कि आप उसको पढ़ें एक बार और उससे ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जामों में वे लगाएं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाए और क्वेश्चन भी लगा सकें। ठीक, और आगे इसी तरीके से हम क्लास को जारी रखेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री मिलेगी। और आप ये क्लास अपने दोस्तों को भेजें, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है ये क्लास, क्योंकि ऐसा जैसे ट्रिक बताई जा रही है या ऐसा कोई कोई भी चैनल पर यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और बिल्कुल फ्री। ठीक बच्चों, आपके सामने रखा है कि किस व्यंजन का उच्चारण तालव्य से होता है। तो तालव्य भी बताया था, च वर्ग, च चम्मच, छ छाता, जय जहाज, जय झंडा, तो झ ये रहा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए, ट वर्ग का। तो बच्चों देखो एक बार, आपने नोट्स बनाए होंगे, मैं जो लिखवाता हूं ना कॉन्सेप्ट उसको आप नोट्स में तारा करो, जिससे कि आप क्वेश्चन लगा सकें। और ये छोटे छोटे नोट्स क्या होंगे, बहुत ही लाभकारी होंगे आपको। पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा कि आपके कि हर चैप्टर से कॉन्सेप्ट अलग करें और उस कॉन्सेप्ट को सोल्व करवाएं और उसके क्वेश्चन लगवाएं। पहली बार होने जा रहा है ये, और वो भी चैनल है फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त। ये यूट्यूब का पहला चैनल होगा जो ऐसा करने जा रहा है। तो बच्चों ट वर्ग लिख रहा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक था कै वर्ग, च वर्ग, ठीक, ट वर्ग, ट वर्ग और पै वर्ग। ठीक, इनके सामने मैंने ये भी लिखे थे कि भैया ये होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत,
ओस्ट। ठीक, तो टैवर कौन सा हो गया? मूर्धा। कहाँ लिख रहा है? ये रहा। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा फिर? मूर्धा। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका क्या कहता है, देखो बच्चों जरा इसका जवाब दो। कि कहता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? दंत। अभी पीछे ही मैंने एक छोटा सा लिखा था कि कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, और पीछे चार्ट भी बनाया था। आपने नोट्स बनाए होंगे तो प्रॉपर नोट्स बनाओ, छोटे छोटे छोटे। और वो तो मैं ज्यादा नहीं लिखवाता, मात्र 10 मिनट में या 5 मिनट में कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसा भी कहीं नहीं मिलेगा कि आपको 5 से 10 मिनट में कॉन्सेप्ट करा दे और क्वेश्चन लगा दे। तो बच्चों देखो दंत नहीं है। दंत की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया था, कंठ बताया था, तालु बताया था, मूर्धा बताया था, दंत बताया था, ओष्ठ बताया था, तो कै, कै, टे, टे, पै, मतलब कि तय वर्ग। ठीक है जी, मतलब कि तय वर्ग में जो नहीं है, तो तय और दय, तो ये तो हो गए दंत में। अब बचे क्या? लय और ये। इसकी बात करें हम कि इसमें जो होता है यह नहीं होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में अगली क्लास में बताऊंगा। क्योंकि ये जो दंत होते हैं ना, इसका एक तरीका है याद करने का कि दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम, और उनको बुढ़ापा आ जाता है और एक कहता है कि भैया चल आज चलते हैं, दावत करते हैं। और दावत में क्या, उसने सोचा कि भैया दावत करते हैं, कुछ भी करेंगे, और बाई चांस उसका जो मुंह का जबाड़ा होता है ना वो घर रह जाता है, और जाकर कहता है दूसरा दोस्त आज छोले भटूरे खाएंगे। और वहां पर जब देखता है कि यार छोले भटूरे खाएंगे तो उसके तो दांत ही नहीं है, वो कहता है इसी कारण कि भैया ऐसा है, छोले भटूरे तो खा नहीं पाएंगे, हमको लस्सी पिला दो। तो इसमें जो होगा दांत नहीं है, मतलब दांत ना होने के कारण उसने क्या पी? लस्सी। तो इसमें क्या होगा? तय दय तो होंगे ही होंगे और लय भी होगा, लय और सय भी जुड़ जाता है। कुछ इसी तरीके की छोटी छोटी ट्रिक्स और बहुत ही आसान समझाने का तरीका आपको मिलेगा अगली क्लास में भी। ठीक, तो इसका लय तो हो जाएगा कि दंत है, यह नहीं होगा। और यह के बारे में तो बहुत अच्छी कहानी है छोटी सी, जो आपको अगली क्लास में मिलेगी, और वो क्लास आप कभी नहीं भूल पाने के जिंदगी में, और ऐसा कोई पढ़ाने का भी नहीं है। तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर यह हो जाएगा। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि हिंदी की वै ध्वनि है, कि वै ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बच्चों इसका जवाब दो। अभी हम पढ़ के आए हैं पै पतंग, फै फल, पै बत्तख, भै भालू, मतलब कि लास्ट वाली। अच्छा इन्हें बोल के देखो एक बार। हमने बोला बै, क्या बिगर होठ मिलाए बोल सकते हो इनको? नहीं बोल सकते, इसलिए इनको ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है। इनके बारे में मैं बताऊंगा आपको आने वाली क्लास में। तो इस ये जो ध्वनि आएगी आपकी ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओष्ठ। ठीक, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? ठीक बच्चों, अनुस्वार के बारे में बताऊंगा मैं आपको, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार जो स्पर्श व्यंजन में लास्ट वाली या अंतिम वाली जो पांचवी लाइन होती है ना, उसका काम करता है। ठीक बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है
कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से बताया मैंने। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बताया था। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, और उसके हर एक व्यंजन के पार्ट्स करे थे, अलग अलग नाम बताया था, ये रे ले वे। तो आपके सामने ले मिला है, और इसका भी नाम दिया था मैंने, पार्श्विक। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं कि जैसे जैसे टॉपिक मैंने पढ़ा है उसी टॉपिक के हर एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन ही ऐसे सेट किए हैं जिससे कि बच्चा लगा सके और उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। जैसे ये जो पार्ट है ना अंतस्थ व्यंजन का ही है, उसके मैंने चारों जो व्यंजन है अलग अलग पार्टों में बांटे थे। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कौन सा अर्ध स्वर होता है। अर्ध स्वर बताया था ये रे ले वे, ये और वे अर्ध स्वर होते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें जो आपको दिख रहा है, यह दिख रहा है, यह अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका कि निम्न में से कौन सी पार्श्विक ध्वनि है। तो बच्चों यो भी उसी का है, अंतस्थ व्यंजन का। इसका जवाब दो। अंतस्थ व्यंजन में चौथा आ गया। मतलब कि एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपके सामने रख दिए। अगर जो आप कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आप बिल्कुल नहीं भूलने को, अगर जो तुमने कुछ छोटी सी नोट्स तैयार करे होंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसकी बात करते हैं, इसमें लिख रहा पार्श्विक, पार्श्विक लय होती है आपकी। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। मैंने आपके सामने लिखा था उष्म तथा संघर्षी व्यंजन जो रगड़ कर बोले जाए, से है। तो बच्चों इसका जवाब दो, इसके सामने आप जवाब दो। इसका जवाब आपके सामने है, इसका जवाब जो है से है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि उसमें व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है। उसमें व्यंजन नहीं है। उसमें व्यंजन अभी बताया था से है। तो आपके सामने दिख रहा है तीनों से तो है ही है, तो बचा क्या, फिर तो गए नहीं है। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संयुक्त व्यंजन के बारे में आता है कि संयुक्त व्यंजन जो ज्ञानी है किसके संयोग से बनता है। जैसे जैसे टॉपिक करवाया वैसे वैसे क्वेश्चन आए हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था मैंने कि हर एक पार्ट को उन्होंने तोड़ा था व्यंजन को। तो इसका जो ज्ञानी का सहयोग बताया था कि जै और या के सहयोग से बना था। किसके, जय और या के संयोग से। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका कि हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो मैंने बताया था ना कि जो व्यंजन होते हैं उनका प्रथम जो वर्ण होगा उससे बताया जाता है। तो छह छत्रिया इसका आंसर होगा। छह छत्रिया क्रम बताया था मैंने, कै प्लस षटकोण, और आपको बताया जो पहला जो होगा उससे शुरुआत होती है उस व्यंजन की। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हिंदी शब्दकोश में छह छत्रिया का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जैसे जो अभी जस्ट करा है क्वेश्चन, तो उसमें जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, पिछला ही क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन हमने चार पढ़े थे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो छह छत्रिया होता है, ठीक, एक त्रय त्रिशूल होता है, एक ज्ञानी होता है, एक श्रमिक होता है।
और इनको चारों को तोड़कर बताया था मैंने। इनमें से कौन सा अलग है बच्चों? दिख रहा होगा आपको, प अलग है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कंठ तालव्य है? इसका तो बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने कि ए इधर आ, ए इधर आ, और वो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा और बच्चों इसका जवाब दो। ये कह रहा है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? अभी तो बताया था कि कंठ तालव्य ए इधर आ, और नहीं सुन रहा था ओ इधर आ, और बिल्कुल नहीं सुन रहा अबे इधर आ। तो तीनों मैंने बता दिए थे। तो कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, तो यहां पर कंठ ओष्ठ आएगा। तो बच्चों ये हमारे प्रश्न खत्म हो गए हैं और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करें इसके बारे में, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें जिससे कि वह भी लाभ उठा सके। ठीक, धन्यवाद।